अस्सलामुअलैकुम, जाने जहां में खुश आमदीद। नॉवेल यारम बाय सुमेरा हमीद, किस्त नंबर 25। सीन शुरू होता है डेरिक से। डेरिक किसी चैनल के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। उसने अमराहा को भी साथ काम करने की पेशकश की, जो कि अमराहा ने कबूल कर ली। डॉक्यूमेंट्री का मौजू था मुख्तलिफ मज़ाहिब के स्टूडेंट्स के वो ख्यालात, सवालात या इब्हाम जो वो इस्लाम को लेकर रखते हैं। डेरिक और उसने सबसे पहले तो मिलकर सवालात लिखे और उन्हें कम से कम 40 स्टूडेंट से सवालनामे के जवाबात लेने थे। डॉक्यूमेंट्री का दौरानिया था 20 मिनट और रिकॉर्डिंग के लिए उन्होंने मुख्तलिफ स्टूडेंट से राब्ते भी कर लिए थे। कुछ रिकॉर्डिंग्स उन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस में करनी थी, कुछ यूनिवर्सिटी के बाग में, कुछ स्टूडेंट हॉल्स में और कुछ करीबी कैफे और सड़क पर। अब जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो तकरीबन सबने ही उनके साथ बहुत ज्यादा ताउन किया और अपने ख्यालात के इजहार के लिए तो वो आजाद थे और वो आजादाना ही इजहार करते रहे। कुछ स्टूडेंट्स के तासुरात, सवाल काफी मनफी असरात भी लिए हुए थे और इस्लाम को लेकर काफी गलत फहमियां परवान चढ़ चुकी थीं। मगरबी लोग हालात से बाखबर रहते हैं, ये एक सच है, लेकिन उससे भी बड़ा सच वो मीडिया है जो उन्हें अपनी मर्जी के झूठ और सच दिखाता है। एक इस्लामी मुल्क पाकिस्तान में मीडिया की लगामें किसी के हाथ में नहीं है तो किसी दूसरे मुल्क के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो सबसे बड़ी हकीकत तो यह है कि इस्लाम के खिलाफ जितनी भी गलत फहमियां या प्रोपेगेंडा हो चुका है, उसको लेकर मुस्लिम उम्मा ने कोई लाए अमल नहीं बनाया हुआ, और जो बनाया भी है तो वो बहुत कमजोर है। जापानी और जर्मन जंगे अजीम में मफ्तूर रहे थे, ये माजी है। जापानी और जर्मन तरक्की के हर मैदान के फातेह हैं, ये हाल है। और हर कौम खुद पर टूटने वाली अफ्ताद से सबक सीखती है, उस अफ्ताद से छुटकारा हासिल कर लेती है, तो मुस्लिम कौम क्यों नहीं। जंगे अजीम दोम के दौरान जापानियों को वहशी और दरिंदे कहा गया और अब हर आज की दुनिया में उन्हें दुनिया की अमन पसंद कौम की सफ में सबसे आगे खड़ा किया जाता है। दुनिया का कोई इंसान एक जापानी से ज्यादा अमन पसंद नहीं हो सकता। तकदीरें बदल जाती हैं अगर कौमें बदल जाएं, और कौमें सिर्फ उसी वक्त बदलती हैं जब उनकी सोच बदले, और सोच उस वक्त रोशन होती है जब जहालत का अंधेरा छट जाए। और जहालत का अंधेरा 1400 साल पहले कुरान की तकमील से मिट चुका है। उस मिटा दिए गए अंधेरे के बाद भी हम जाहिल ही रहें तो तुफ है हम पर। फिर भी एक काबिल फख्र कौम न बन सकें तो खसारे में हैं हम। कौमों में कौम ना कहला पाएं तो धब्बा हैं हम। अंधे, गूंगे और बहरों के लिए कोई वादा नहीं है कामरानी का और ना ही शुजात का। इसी तरह जब स्टूडेंट से सवालात पूछे जा रहे थे तो उनमें एक स्टूडेंट जिसका नाम था पॉल, उसने भी अपनी राय दी थी। दरअसल पॉल का ताल्लुक यूनान से था और वो तकरीबन ला मजहब ही मशहूर था, और यूनिवर्सिटी में तो वो अपने तेज मिजाज की वजह से जाना जाता था और उसे तकरीबी जहन का मालिक भी कहा जाता था। डॉक्यूमेंट्री के लिए जब स्टूडेंट से राब्ते किए गए तो उसने डेरिक से रिकॉर्डिंग की ख्वाहिश का इजहार किया, और फिर कैमरा ऑन होते उसने इस्लाम को लेकर इंतहाई शिद्दत पसंदाना ख्यालात का इजहार शुरू कर दिया। डॉक्यूमेंट्री के लिए आजादी राय की इजाजत तो दी गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ऐसा गिरा हुआ अंदाज अपनाया जाता। रिकॉर्डिंग ओक हाउस के बाग में की जा रही थी और डेरिक ने तो कैमरा ही बंद कर दिया, तो वो जिद करने लगा कि उसे आजादी राय का हक पूरी तरह से इस्तेमाल करने दिया जाए। और फिर डेरिक ने बड़े ही तहम्मुल से कहा कि तुम्हारा अंदाज मुनासिब नहीं है, और वो तो चिढ़ ही गया और कहने लगा, क्यों, मेरे अंदाज को क्या हुआ है? तुम इल्जामात लगा रहे हो। क्या इल्जाम लगाया है मैंने? मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। और डेरिक ने तो बात ही खत्म कर दी और वो बिला वजह गुस्से में आ गया और कहने लगा, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अच्छा, और तुम जो इतनी घटिया जुबान इस्तेमाल कर रहे हो, शुक्र करो कि मैंने तुम्हारा मुंह नहीं तोड़ दिया। अब तो अमराहा बोले बगैर ही ना रह सकी, जबकि डेरिक ने उसे खामोश रहने के लिए कहा था। और पॉल तो और ही भड़क उठा कि गालियां ही देने लगा और अमराहा को मुखातिब करके जो उसके दिल में आया वो कहने लगा,
और तभी डेरिक ने अमराहा को चलने का इशारा किया, लेकिन अमराहा तो हिली नहीं और वो भी गुस्से में चिल्लाई और कहने लगी, मुझे सुन लेने दो इसकी बकवास। इसकी जरूरत नहीं है अमराहा, चलो अकल से काम लो तुम। लेकिन अमराहा ने तो अकल से काम नहीं लिया और वो पॉल की बकवास सुनती रही। अमराहा खुदा के लिए चलो। अब डेरिक उसकी मिन्नत ही करने लगा था और वो अमराहा का सुर्ख होता हुआ चेहरा तो देख ही रहा था। अमराहा चलो, जाहिलों से बहस नहीं करते। डेरिक ने उसे समझाना चाहा और अमराहा तो गुस्से में बोली, ये तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, जाहिल तो नहीं है। मैं तुमसे कह रहा हूं ना कि यहां से चलो और बस। पॉल मुसलसल उल्टी सीधी बातें कर रहा था और उससे ऐसे ऐसे सवालात पूछ रहा था जिनके जवाब में खामोश तो रहा जा सकता था या फिर उसके मुंह पर थप्पड़ मारे जा सकते थे। और जब उसकी बकवास बढ़ गई तो अमराहा ने उसके मुंह पर थप्पड़ ही दे मारा और कहा कि बकवास बंद करो अपनी जलील इंसान, क्योंकि अब अमराहा की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी। और फिर डेरिक एकदम से पॉल और अमराहा के दरमियान आ गया और उसने कहा कि अमराहा जाओ तुम यहां से। और डेरिक चिल्लाया था और पॉल किसी भैंसे की तरह बेकाबू हो रहा था। और फिर कुछ दूसरे स्टूडेंट्स भी डेरिक और पॉल की तरफ भागते हुए आए जो कि गुत्थम गुत्था हो रहे थे। पॉल तो अमराहा की गर्दन दबोच लेना चाहता था और जरा सी ही देर में सूरत हाल बदल गई थी और इंतहाई खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई थी। उसने यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट को थप्पड़ मार दिया था। सिर्फ उस एक थप्पड़ पर पॉल उसे यूनिवर्सिटी से निकलवा भी सकता था। इस हंगामे के बाद अमराहा तो घर आ गई और वेरा से उसका राब्ता नहीं हो पा रहा था। 2 ही घंटे के बाद डेरिक का उसे फोन आया और वो उसे स्टूडेंट यूनियन के दफ्तर आने के लिए कह रहा था और वो भी यूनियन के ऑफिस आ गई। डेरिक ने फौरन से पहले मामला यूनियन के सुपुर्द कर दिया और सारी सूरत हाल सिर्फ एक स्टूडेंट के खिलाफ ही जाने वाली थी और वो थी अमराहा। डेरिक उसे मना भी कर रहा था कि पॉल को बोलने दे और वहां से चली जाए, लेकिन अमराहा से अपना गुस्सा तो दबाया नहीं जा सका और उसने पहली बार बराह रास्त ऐसा कुछ सुना था और वो भी अपनी ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के मुंह से, और वो तो बर्दाश्त ना कर पाई। यूनियन के सदर, इस्लामी सोसाइटी के सदर और पाकिस्तानी सोसाइटी के सदर, इन तीनों ने पहले उससे अलग अलग बात की और फिर स्टूडेंट यूनियन के चंद दूसरे फाल लेकिन समझदार स्टूडेंट्स की मौजूदगी में मीटिंग भी की गई। यूनियन के सदर जे पीटरसन ने अमराहा के अमल को सख्त नापसंद किया था और अमराहा को जे पीटरसन के रद्द अमल पर तो और ही गुस्सा आ गया और वो कहने लगी कि वो बकवास कर रहा था, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। बहरहाल उसने अपनी जुबान का इस्तेमाल किया ना, और आपने अपने हाथ का, तो आपका रद्द-ए-अमल संगीन है और आप जानती हैं इस बिना पर वो आपको यूनिवर्सिटी से निकलवा भी सकता है। माय फुट, अगर उसने दोबारा भी ऐसी बकवास की तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। और अमराहा ने ये सबके सामने मीटिंग में कह दिया और मीटिंग में मौजूद एक एक शख्स ने एक दूसरे की तरफ देखा था और वहां पे मौजूद आलियान भी था और उसने उससे फौरन सवाल पूछा और कहा, आप अपने मजहब के किस उसूल के तहत उसका मुंह तोड़ देंगी? क्योंकि इस्लाम में तो तशद्दुद की कोई गुंजाइश है ही नहीं, इंतहाई हद पर जाकर भी। और अमराहा को तो अब आलियान पे भी गुस्सा आने लगा और उसने कहा, अच्छा तो ऐसी फजूलियात की गुंजाइश है? अमराहा को आलियान की बात बुरी लगी थी और उसे यह भी बुरा लगा कि इतने सारे लोगों में वो उससे गलत साबित करना चाह रहा है। और फिर जे पीटरसन ने कहा, नहीं, हम ना तो पॉल के रद्द-ए-अमल के हामी हैं और ना ही आपके। अच्छा, लेकिन आप सब यहां पे बैठे सिर्फ मुझे ही तो गलत कह रहे हैं। और जवाबन जे पीटरसन ने नहीं, आलियान ने संजीदगी से कहा, तो आप गलत हैं भी। और अमराहा तो उसकी शक्ल ही देखती रह गई, तो वो उसे इस कदर नापसंद करने लगा था और गुस्से और दुख के अलाव ने तो उस पर हल्ला ही बोल दिया और वह जैसे अकल से बेगाना सी हो गई। यूनियन की इस मीटिंग के अरकान ईसाई हैं या यहूदी या ला मजहब हैं, भला वो कैसे मेरी हिमायत कर सकते हैं? एक मुसलमान को वो कैसे ठीक कह सकते हैं भला?
اور اب امراہ کا دماغ واقعی کام کرنے لگا تھا اور آلیان نے سختی سے اپنے لب بھینچ لیے۔ اس نے اتنی ناپسندیدگی سے امراہ کو دیکھا کہ اس نے آج تک شاید ہی کسی کو دیکھا ہوگا۔ یونین کے جو ارکان ہیں نا، وہ سمجھدار اور پڑھے لکھے انسان ہیں۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ یہاں ہم سب مذہب سے بالا تر ہو کر بات کر رہے ہیں اور ہم سب مسئلے کے حل کے لیے ہی آپ کے پاس بیٹھے ہیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے۔ آپ کی غلطی ہے تو آپ مان بھی جائیں اور ایسا کریں کہ پال سے مفاہمت کر لیں۔ اور امراہ نے فوراً کہا، ہرگز نہیں۔ دیکھیں، آپ کو اس سے پہلے معذرت کرنی ہوگی اور آپ کر لیں، وہ بھی کر لے گا، ورنہ اس معاملے کو ہم یونیورسٹی انتظامیہ تک جانے سے نہیں روک سکیں گے۔ اور امراہ نے کہا، جو بھی ہوگا وہ میں دیکھ لوں گی، لیکن میں اس سے معذرت ہرگز نہیں کروں گی۔ اور پھر یہاں پہ مسٹر آلیان کی آواز آئی جو کہ کہہ رہا تھا، اچھا تو ٹھیک ہے، پھر یہ معاملہ یونیورسٹی انتظامیہ کے پاس ہی جانا چاہیے اور مس امراہ کا یونیورسٹی سے چلے جانا ہی بہتر ہوگا۔ اور یہ آلیان کی کرخت آواز تھی جسے سن کر تو امراہ بلبلا سی اٹھی۔ ہاں، وہ اس سے شدید نفرت ہی تو کرنے لگا ہے اب۔ اور میٹنگ بغیر کسی نتیجے کے برخاست ہو گئی اور امراہ نے اسٹوڈنٹ یونین کے آفس سے باہر نکلتے آلیان کو جا لیا اور کہا، تو تم مجھ سے اتنی نفرت کرنے لگے ہو کہ مجھے ایسے یونیورسٹی سے نکلوا دینا چاہتے ہو؟ اور جواباً آلیان نے کہا، میں تمہیں نکلوا رہا ہوں؟ ہاں، تم نے جے پیٹرسن سے کہا نا کہ… اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، آلیان نے اس کی بات کو ٹوکا اور کہا، ہاں، میں نے کہا اور بالکل ٹھیک کہا۔ اچھا، میرا یونیورسٹی سے نکل جانا بہتر ہے؟ وہ یہ پہلے بھی سن چکی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں تصدیق کرنا چاہتی تھی۔ اور آلیان نے تصدیق بھی کر دی اور کہا، ہاں بالکل۔ اور امراہ جہاں کی تہاں کھڑی ہی رہ گئی۔ اتنی نفرت اور اب اس سے؟ اور پھر امراہ نے کہا، ہاں نا، تم مسلمان ہوتے تو تمہارے دل پر چوٹ لگتی نا، صرف نام رکھ لینے سے اور چند کتابیں پڑھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ اور جس طرح کی بکواس اس نے کی تھی نا، وہ تو قتل کیے جانے کے لائق تھا۔ اور آلیان کے رویے سے بھڑک کر امراہ نے تو اس پر گہری چوٹ کی اور آلیان نے بہت صبر سے امراہ کو دیکھا، جیسے کسی جاہل کو علم کی نظر سے جان چاہو۔ ایسے کتنے قتل ہوئے تھے اس دور میں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے تھے؟ اور وہ اس سے سوال کر رہا تھا، بتاؤ نا، جواب دو۔ جب ان کے جوتے خون سے بھر گئے تھے، انہیں برا بھلا کہا جاتا رہا۔ جب وہ اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو کیا حکم دیا تھا؟ ملیا میٹ کر دو ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے برا بھلا کہا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، کیا ایسا کوئی حکم دیا تھا انہوں نے؟ اور غصے میں بھڑک جانے والوں میں سے ایک کے پاس اس کا جواب اب نہیں تھا۔ کیا اس عورت کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا تھا جو ان پر گند پھینکا کرتی تھی؟ ایک اللہ کا پیغام پھیلانے والے کے سامنے جب مشرک، جاہل، نعوذ باللہ، اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، تو کیا وہ غصے میں بھڑک کر ایک ایک کا منہ توڑ دیا کرتے تھے؟ جو اللہ کے نبی تھے، جو تم سے زیادہ اللہ کے قریب تھے، کیا وہ یہ کہا کرتے تھے؟ اور ساری دنیا میں اسلام کا تماشا تم جیسے بھڑک بھڑک جانے والے مسلمانوں نے ہی تو بنایا ہے۔ تم مسلمان ہونا، اسلام کو مانتی ہونا، تو پھر غصے میں بھڑکنے کی وجہ؟ ارے غصہ تو حرام ہے نا، ہر حال میں حرام ہے، اور حرام کا مطلب ہے حرام۔ کبھی حرام کو حلال ہوتے ہوئے تم نے دیکھا ہے کسی بھی صورت اور کسی بھی ماحول میں؟ غصے میں برا بھلا کہنا، گریبان پکڑ لینا، تشدد کرنا، ارے یہ کون سا مذہب ہے جس کی تصویر اٹھا کر تم دنیا کو دکھا رہی ہو؟ تم نبی کے نام پر جان دینے کو تو تیار ہوگی، لینے کو بھی تیار ہوگی، لیکن اس نبی جیسے بننے پر تم تیار نہیں ہوگی۔ اسلام اینٹ کا جواب پتھر نہیں ہے مس امراہ، اور بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اسلام تو اینٹ کا جواب برداشت ہے۔
तहम्मुल है, सब्र है, हिकमत है और सबसे बढ़कर खामोशी है। इस्लाम गाली का जवाब गाली नहीं है, इस्लाम गाली का जवाब दरगुजर है। क्या तुमने दरगुजर को अपनाया? किस नबी ने कब दरगुजर से काम नहीं लिया अमरहा? कब कब खामोशी इख्तियार नहीं की? अरे नबियों के लिए सबसे ज्यादा सब्र, खामोशी, हिकमत के पैगामात उतरे हैं। नबियों ने यही दर्स अपनी उम्मतों को भी दिया है, तो तुम किस नबी को मानती हो और तुम किस दीन की पैरोकार हो कि तुम में बर्दाश्त ही नहीं और तुम में सब्र ही नहीं? तो तुम कौन हो? तुम कौन हो? और वो यहां भी रुका नहीं और बोलता गया और कहने लगा, कल इंसानियत वहशीपन पर उतर आए तो भी इस्लाम इसकी मुखालफत करता है। अपने बराए नाम इस्लाम को न सिर्फ खुद तक रखो, भड़क कर उसे मार कर तुमने सवाब नहीं कमाया, तुम उसे बोलने देती। क्या उसके कह देने से वो सच हो जाएगा जो झूठ है या फिर गलत है? तुम जानती हो ना कि यहां क्या हो सकता है। पॉल का हल्का ना बहुत बड़ा है, वो एक स्पोर्ट्समैन है, यूनिवर्सिटी उसे सपोर्ट करती है, उसके कई चाहने वाले हैं यहाँ। अगर वो अपने ग्रुप को मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक महाज खड़ा कर लेता तो अरब और अफ्रीका के मुसलमान स्टूडेंट्स इन मामलात में बहुत हसास हैं और वो भी एक महाज बना लेते, एक ऐसी जगह जहां मुसलमान भी हैं, ईसाई भी और दीगर मज़ाहिब के स्टूडेंट्स भी, वहां मजहबी आग भड़क उठती। और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी दुनिया की अमन पसंद यूनिवर्सिटियों में से एक है, लेकिन फिर यह अमन पसंद ना रहती ना। अरे तुम्हारी जरा सी गलती का नुकसान कितना बड़ा होता तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। और अमरहा यकटक उसे देखे गई और उसकी तो आवाज कहीं दब ही गई थी, और अगर वो कह भी सकी तो सिर्फ इतना, तो क्या उसने ठीक किया? और अमरहा की आवाज तो रुंध गई थी और जवाबन आलियान ने कहा, उसने गलत किया, लेकिन बहरहाल जुबान से किया। मुसलमान तो तुम हो ना, अच्छे की तवक्को तो तुमसे थी, उससे नहीं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया इस मामले को अगर देखेगी ना तो शायद वो तुम दोनों को ही यूनिवर्सिटी से निकाल दे, क्योंकि तुम्हें यूनिवर्सिटी में रखने की सूरत में मजहबी ग्रुप्स बनने का खतरा मौजूद रहेगा, जबकि यूनिवर्सिटी को हर हाल में अपने माहौल को तासुब से पाक रखना है। ये एक दर्सगाह है, यहाँ दुनिया भर से लोग पढ़ने के लिए आते हैं, और एक ऐसी दर्सगाह में आकर भी अगर तुम तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा नहीं कर सकती तो बेहतर है ना कि तुम घर ही चली जाओ। और वो आलियान को देखे गई और फिर से वो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कर सकी और कहा तो सिर्फ ये, तो तुम्हारी ख्वाहिश ये है कि मैं घर चली जाऊं? हर जवाबन आलियान ने कहा, नहीं अमरहा, हम यहां जाती मामलात पर बात कर ही नहीं रहे। अगर तुम्हें कोई बात नहीं समझनी तो बेहतर है कि मेरा वक्त जाया ना करो। जब जे पीटरसन ने मुझे फोन किया तो मुझे नहीं मालूम था कि तुम भी इस मामले में शामिल हो, वरना मैं खुद को इस मामले से दूर ही रखता। वो अक्सर मुझे ऐसे मामलात में बुला लेता है, लेकिन अगर अब मुझे ये महसूस हुआ कि यह मामला बिगड़ सकता है तो मैं यूनिवर्सिटी से तुम्हें निकाले जाने की पुरजोर सिफारिश करूंगा। मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के दरमियान मजहबी चपकलिश नहीं चाहता। और ये कहकर वो चला गया। हर अमरहा वहां खड़ी उसे जाते हुए देखती रही और सोचने लगी। उसकी सारी बातें ठीक थीं, और एक बात सबसे ज्यादा ठीक थी कि अब वो वाकई अमरहा को नहीं जानता था, और उसे उसके होने या फिर ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने कहा कि अगर ये मामला बिगड़ा तो मैं यूनिवर्सिटी से तुम्हें निकाले जाने की पुरजोर सिफारिश करूंगा। यानी अब वो हो या ना हो, आलियान को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो आलियान
जो उसके लिए लाहौर नामा पढ़ा करता था, वो आलियान जो उसके पीछे जाया करता था, वो आलियान जो उसका इंतज़ार किया करता था, वो आलियान जिस उसके पीछे जाना हमेशा अच्छा लगता था, उस आलियान को उसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और ये बात बहुत अच्छी तरह से अमराहा को अब समझ आ गई थी। इसके बाद तो अमराहा जॉब पर भी ना गई और सड़कों पर बस मटरगश करती रही। और फिर रात हो गई और फिर रात से और रात हो गई। और शायद आलियान की कही हुई बातें उस पर असर भी कर गई थीं और उसने जे पीटरसन को फ़ोन करते हुए ये कह दिया था कि वो मसले को ख़त्म करने के लिए तैयार है। और अब जो कुछ आलियान के साथ हो रहा था वो बिल्कुल अमराहा के साथ होने लगा था। मैनचेस्टर की एक एक चीज़ जो उसे अच्छी लगा करती थी अब उसे जहर लग रही थी और उसका दिल कहीं दूर भाग जाने को चाह रहा था और कहीं छुप जाने को और कहीं भी मौजूद ना होने को। वो ये समझने से कासिर थी कि उसे खुद के साथ क्या कर लेना चाहिए। कश्ती के पेंदे में हुए सुराख की मानंद वो समंदर के खारे पानी से खुद को बचा लेने पर कादिर ना रही थी और वो तो उस पर भी कादिर नहीं रही थी कि किसी तरह से उस सुराख को ही बंद कर डाले। तो मतलब उसे डूब ही जाना था ना। अगर यही तय था तो उससे ज्यादा मचलना भी तो नहीं चाहिए था, बल्कि उसे अब पुरसुकून रहना चाहिए था। लेकिन उससे ये भी तो नहीं हो पा रहा था। वो पुरसुकून नहीं थी, एक बेचैनी थी उसके अंदर और वो दाखिली तौर पर एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी और उसका इल्जाम वो सिर्फ अपने सर पर नहीं ले सकती थी। सब उसकी वजह से हुआ और इसमें सरासर उसी का तो कसूर है। और साथ ही होता है ये सीन खत्म। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो जे पीटरसन के पास मौजूद थी और उसने कहा, मैं सारे मामले को खत्म करना चाहती हूँ। ठीक है, चलें, डॉक्यूमेंट्री पर फिलहाल काम नहीं होगा या फिर आप लोग उसे रिलीज नहीं करेंगे। इस सारे मामले से आप किसी को आगाह भी नहीं करेंगी और अपने करीबी दोस्तों को भी नहीं, वरना नताइज की जिम्मेदार आप ही होंगी। आप किसी को किसी भी सूरत ये नहीं बताएंगी कि पॉल ने क्या क्या कहा। दी टैब मैनचेस्टर या फिर किसी भी दूसरे अखबार तक ये बात किसी भी सूरत नहीं जानी चाहिए और आप बिल्कुल खामोश रहेंगी। कोई कुछ भी पूछेगा तो आप लाइल्मी का इजहार करेंगी और पॉल चाहता है कि आप उससे माजरत करें। और अमराहा फौरन बोली, पहले माजरत वो करेगा ना, क्योंकि पहल तो उसकी थी। चलें ठीक है, कल अपनी क्लास लेने के बाद आप यहां आ जाइएगा। और जे पीटरसन से मिलने के बाद अमराहा आलियान से मिलने उसके डिपार्टमेंट में भी आई, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं सकी थी। नाचार वो साइकिल स्टैंड के करीब खड़ी हो गई और अपनी क्लासेस लेकर जब वो अपनी साइकिल के पास आया तो वो फौरन उसके पास आ गई और कहने लगी, मैं अपने तल्ख रवैये की माजरत चाहती हूँ आलियान। जे पीटरसन ने मुझे बताया कि ये मामला खत्म हो चुका है। आलियान ने उससे ठीक वैसी बात की थी जैसे जे पीटरसन ने अमराहा से की थी। मैं इस मामले की नहीं, तुम्हारी और अपनी बात कर रही हूँ। तुम्हारी और मेरी कोई बात नहीं है जिसे किया जाए। और फिर साइकिल निकाल कर वो आगे बढ़ गया और उस पर बैठकर इतनी शिद्दत से पैडल घुमाया जैसे किसी पुराने सदमे को नई अंदाज से रफा करता हो। और अमराहा ने तो गुस्से में उस पर तंज किए थे ना कि वो लामज़हब है या सिर्फ नाम का मुसलमान है। और अमराहा को तो यह भी खदशा रहा था ना कि वह हराम फूड खाता रहा होगा। और अमराहा हराम की किस्म गुस्से में कई हजार बार मुब्तला हो चुकी थी ना। हराम की एक किस्म गुस्सा भी तो था ना। बड़ी आसानी से उसने उसे कह दिया था कि वह हराम फूड खाता रहा होगा, लेकिन उस हराम का क्या जो गुस्से में इंसान मुब्तला होकर बुराई कर बैठता है जो कि उसने कल ही की। उस हराम का क्या जो गुस्सा, गीबत और चुगली की सूरत वो कई 100 बार खा चुकी थी। वो तो सिर्फ हराम को हराम फूड तक ही लिमिटेड करके बैठी हुई थी ना। और उसे तो अपने मुसलमान होने पर बड़ा फख्र था, लेकिन ये कैसा फख्र था जो सिर्फ नाम का ही था। लेडी मेहर का कहना था कि वो चाहता तो अपनी माँ का मजहब अपना सकता था, लेकिन उसने मेरा मजहब अपनाया।
میں نے اس پر کوئی زبردستی نہیں کی تھی اور بالغ ہونے کے بعد اختیار اس کے ہاتھ میں تھا اور اس نے اسلام کا انتخاب کیا تھا. یعنی وہ ایک عام مسلمان نہیں تھا، وہ نام کا مسلمان نہیں تھا، اس نے اسلام کو اپنایا تھا. لیکن امرہا نے اسے عام بھی نہیں سمجھا تھا. اس نے تو کہا تھا کہ وہ ایک عیسائی عورت کا بیٹا ہے اور یورپ میں پلا بڑا ہے اور اس کے باپ کا کوئی عطا پتہ نہیں اور اس کے ساتھ دوستی تو کی جا سکتی ہے لیکن رشتہ داری نہیں. ہاں وہ خوبصورت ہے، لائق فائق ہے، سمجھدار ہے، بردبار ہے، لیکن پھر بھی پاکستانی معاشرے میں وہ صفر ہے کیونکہ اس کی ماں عیسائی تھی اور اس کا باپ سوالیہ اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. اسے ایک مسلمان عورت نے پالا ہے اور اس کی پرورش ایک بے سہارا بچوں کے ادارے میں ہوئی ہے اور صرف ان چند باتوں سے ہی مینچسٹر یونیورسٹی کا ٹاپر صفر ہو جاتا ہے امرہا کی نظر میں. اور اس نے یہ بات اپنے دادا سے بھی شیئر کی جو کچھ وہاں پہ ہوا پال اور اس کے درمیان. اور پھر دادا نے بھی امرہا کو سمجھایا اور کہا، ہاں بیٹا اس نے ٹھیک کہا ہے، اسلام گالی کا جواب گالی نہیں ہے، بلکہ کتنی پیاری بات کی ہے نا اس نے. آلیان کو صرف ایک یونیورسٹی فیلو ثابت کر کے اس نے دادا کو ساری بات بتا دی تھی. لیکن میں بھی تو غلط نہیں تھی نا دادا، جو میں نے سیکھا دیکھا وہی میں نے کیا نا. میں نے اپنے گھر میں کبھی ایسی باتیں سنی ہی نہیں تھی. کیسا تحمل اور کیسی بردباری. امرہا بتاؤ، کیا میں نے تم میں بردباری اور تحمل پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی؟ جب تم مینچسٹر جا رہی تھی تو میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ امرہا دوسروں کے لیے مثال بننا، کہ تم اب اکیلی نہیں، اپنے ساتھ اپنے ملک اور مذہب کا نام بھی لیے جا رہی ہو، اور تمہارا ایک غلط قدم تمہاری قوم پر انگلی اٹھائے گا. اور تم نے کتنی بار مجھے کہا تھا کہ دادا روسی بہت سخت جان ہوتے ہیں، جبکہ روسیوں کے نام پر تم صرف ایک ویرا کو ہی جانتی ہو نا، تمام روسیوں کو تو نہیں. اور تم نے یہ بھی تو کہا تھا کہ جرمن بہت صلح جو اور امن پسند ہوتے ہیں، جبکہ تمہارا صرف ایک ہم جماعت جرمن ہے، پوری قوم کو تو تم نہیں جانتی نا. اور تم نے یہ بھی تو کہا تھا کہ جدت فرانسیسیوں پر ختم ہے، جبکہ تم تو بامشکل 1 یا 2 فرانسیسیوں کو جان پائی ہو. تو پال بھی تم ہی سے سارے مسلمانوں کو تشبیہ دے گا نا، وہ بھی تمہارے اس ایک عمل کی وجہ سے سارے مسلمانوں کو ایسا ہی سمجھے گا. تم نے الٹا یونین کے صدر پر بھی طنز کیے اور دادا اسے سمجھا رہے تھے کہ تمہارا ایک غلط قدم تمہاری قوم پر انگلی اٹھائے گا. جیسے تم صرف ایک شخص کو جان کے اس ملک میں رہنے والے تمام شہریوں کو بھی ویسا سمجھ رہی ہو، ایسے ہی وہاں کے لوگ بھی تمہاری قوم اور تمہارے ملک کے بارے میں ایسا ہی سمجھیں گے. تم اپنے ملک کو ریپریزنٹ کر رہی ہو وہاں پہ. اگر تم اچھا کرو گی تو ایک اچھا امپریشن جائے گا پوری قوم کا، اور اگر تم غلط کرو گی تو اس کا بھی ایک غلط امپریشن جائے گا، اور وہ سوائے جی کے کچھ نہ کہہ سکی. اور پھر دادا نے کہا، تمہاری آواز اتنی بوجھل کیوں ہے؟ دادا وہ جو اس کی ہمیشہ خاموشیوں کو بھی سمجھ جاتے تھے، اس کی آواز میں اس اداسی کو کیوں نہ سمجھ پاتے. اور پھر سے امرہا نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو ایسا ہی لگ رہا ہے. اور پھر دادا کہنے لگے، میرے خواب میں تم روتی ہوئی آئی تھی. اگر تم روتی رہی ہو تو مجھے وجہ بتا دو. اور کیا واقعی اس مسئلے کو لے کر تم پریشان تھی؟ اور وہ دادا کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی، میں کیوں روؤں گی بھلا دادا؟ اور دادا کہنے لگے، امرہا بچے تم یہ بھول جاتی ہو کہ میرا دل تمہارے دل سے جڑا ہوا ہے. میرا دل اداسی سے بھرتا جا رہا ہے، اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ تمہارا دل اداس ہے. میں اپنے دل سے تمہارے دل کا حال جان جاتا ہوں. اور امرہا نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے دادا، یہ آپ کا وہم ہے. ہاں
मैं दुआ करूंगा कि ये मेरा वहम ही हो। जी जरूर दुआ कीजिएगा कि ये सब वहम ही हो दादा। और उसने फोन बंद कर दिया और खिड़की खोल दी और सोचने लगी कि अगर एक दिल दूसरे दिल से जुड़ जाए तो सब मालूम होता रहता है क्या वाकई सब कुछ। लेकिन अगर वो जुड़ जाए तो ही ना। और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। अगला सीन शुरू होता है शार्लेट और उसके नमूने से। जैसे कि लेडी मेहर कुछ दिन पहले कह रही थी कि शार्लेट अपने नमूने के साथ आने वाली है और इससे पहले कि आलियान भी कुछ ऐसा सोच ले, मैं उसकी शादी करा दूंगी और कहीं वो एशियाई लड़की को ही पसंद ना कर ले। तो लेडी मेहर के वाकई दिल में आने वाली बात सच हो गई थी। लेकिन इस वक्त बात हो रही है शार्लेट की, और शार्लेट अपने नमूने को लेकर आ चुकी थी। और क्या नमूना लाई थी भाई कि नशिस्तगाह में बैठी एनन तक नजरें चुरा कर जॉर्डन को देख रही थी, जो खुद लड़का सी बनी घूमा करती थी और जिससे लड़का नामी मखलूक से इतनी ही दिलचस्पी थी कि बस ये भी एक मखलूक ही है। और इसको दिखाने के लिए साधना भी खासकर अमराह को उसके कमरे से निकाल लाई थी। मैंने अब तक की जिंदगी में इतना खूबसूरत इंसान नहीं देखा अमराह। और साधना ने जॉर्डन की तरफ उंगली से इशारा करते हुए आसूरत कहा। और अमराह नशिस्तगाह से जरा दूर खड़ी की खड़ी रह गई और कहने लगी, अरे मैंने तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में इसके करीब करीब कभी नहीं देखा। उसने भी आसूरत ही कहा था। और साधना ने अमराह के बाजू पर चुटकी भरी, हम इसे नजर ही ना लगा दें कहीं। ऐसे नजर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। और जाने किस दिल से ख्वाहिश की थी मामा मेहर ने कि शार्लेट हॉलीवुड का हीरो ही उठा लाई थी। चंद एक फिल्मों में सपोर्टिंग किरदार अदा वो कर चुका था और सुपर हीरो के भी कर ही लेगा और सुपरस्टार भी बन ही जाएगा। मामा मेहर को समझ नहीं आ रही थी कि इस गुड्डे को किसी शोकेस में सजा कर उस शोकेस का दुनिया भर के सामने इफ्तिताह करें या फिर एक बड़ी सी नुमाइश रख लें कि देखो भाई मेरा दामाद है किसी के पास ऐसा दामाद। और फिर मामा मेहर ने सरगोशी की और कहा, ये तुम्हें कहाँ मिल गया शार्लेट। और एनन ने भी कान खास उनके करीब कर लिए। उफ, ये सच है कि उसे भी मालूम करना था कि ऐसे चीनी मीनी से हाथ लगाए कि कहीं टूट ही ना जाए, जिससे गुड्डे कहाँ पाए जाते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मामा जॉर्डन एक शॉर्ट कोर्स के लिए आया हुआ था ना, कोर्स किया और चला गया। फिर कुछ महीने बाद आया और मुझे ये अंगूठी पहना दी इसने अंगूठी वाला हाथ आगे किया। अगर नशिस्तगाह की सब लाइट्स बुझा दी जाती तो अंगूठी में जड़ा हीरा बताता कि उसकी कीमत क्या है, और वो इतनी रोशनियों में भी अपनी रोशनी बखेर रहा था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इसने तुम्हें पसंद कर लिया। और शार्लेट का तो मुंह ही उतर गया। वो बिलाशुबा खूबसूरत थी लेकिन जॉर्डन जितनी बहरहाल नहीं थी। लेकिन माम को तो सिर्फ अपने बच्चे प्यारे लगते हैं ना, तो मामा मेहर को जॉर्डन क्यों प्यारा लगा था फिर। इतनी खुशकिस्मत होना शार्लेट। मामा मेहर ने बच्चों की तरह दोनों हाथ ठोड़ी तले टिकाए और अमराह ने हंसी की ज्यादती की वजह से मुंह फेर लिया। अलबत्ता साधना को नशिस्तगाह से जाना पड़ा और क्या अंदाज था मामा मेहर का। और मामा मेहर कहने लगी, कितने फिल्मी सितारे आएंगे, बोलो ना, मुझे शादी के इंतजामात भी करने हैं। एंजेलिना जोली के आने के कितने फीसद इम्कानात हैं। मामा मेहर तो बच्चों के से अंदाज मुझसे पूछने लगी और उसने कहा, अरे सिर्फ खानदान के लोग होंगे मामा, या फिर करीबी दोस्त। अच्छा तो मीडिया आएगा। और शार्लेट की गुलाबी रंगत पीली सी पड़ गई और उसने आंखें घुमाकर जॉर्डन की तरफ देखा कि वो उनकी तरफ मतवज्जा तो नहीं। और जवाबन उसने कहा, बिल्कुल भी नहीं मामा, जॉर्डन को ये सब पसंद नहीं है। अरे लेकिन मुझे तो ये सब कुछ पसंद है ना। तुम जानती हो ना कि मेरी कितनी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा कोई बच्चा हॉलीवुड स्टार बने। लेकिन कितने बुरे हो ना तुम सब, सिवाय आलियान के कोई ऑडिशन देने ही नहीं गया। और मेरी किस्मत देखो कि वो ऑडिशन में नाकाम हो गया। वैसे तो वह हर जगह टॉप करता है, लेकिन शार्लेट मेरी मानो बिल्ली, अब तो मुझे एक बना बनाया हीरो मिल गया ना, तो मुझे तो भाई तुम रोको मत। अच्छा चलें ठीक है मामा, चुपके से बुलवा लीजिएगा। शार्लेट ने कान के करीब होकर कहा,
ہاں تو تم جارڈن سے بھی یہی کہنا نا کہ وہ فلمی ستاروں کو شادی میں ضرور بلائے، خاص کر. اور اب سادھنا واپس آ کر بیٹھ چکی تھی اور اس آخری بات پر تو پھر باہر جانے والی ہی تھی. آریان دن بدن صحت یاب ہو رہا تھا اور سادھنا تو چڑیا کی چون چون پر بھی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنستی تھی. اینن البتہ جارڈن کو دیکھنے میں مصروف تھی. کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں یہاں سے اٹھ جاؤں؟ جارڈن نے بانسری سے میٹھی لے میں بہت ہی مہذب انداز سے اینن سے پوچھا اور اینن نے گھبرا کر نہ میں سر ہلایا. تو برائے مہربانی اپنی نظریں مجھ پر سے اٹھا لیں یا پھر خود کو. شکریہ. اور اینن ندیدے بھوکے بچوں کی طرح اسے دیکھنے لگی. بری بات این، باز آؤ. یعنی اس نے جارڈن کے لب تو ہلتے دیکھے تھے پر آواز اس کے کانوں کے پردوں سے اندر نہیں اتر سکی تھی اور سادھنا کو منہ پر ہاتھ رکھ کر پھر سے باہر جانا پڑا تھا. اور یوں باہر کی دلہن شارلٹ اور باہر کا گڈا جارڈن ماما مہر سے شادی کی اجازت لے گئے. رات بھر شارلٹ چمکتی ہوئی آنکھیں امراہ کی آنکھوں میں اندھیرا کرتی رہیں. شارلٹ کا بھی کوئی خاندان نہیں تھا اور اس کی ذات پر ایک نہیں کئی سوالیہ نشان تھے، لیکن جارڈن اسے بیاہ کر لے جا رہا تھا. اور شارلٹ نے بتایا تھا کہ جارڈن کا خاندان کافی بڑا ہے اور وہ شارلٹ کو لے کر بالکل خوش نہیں ہے اور انہوں نے صاف صاف اپنی ناپسندیدگی کا اظہار بھی کر دیا ہے. لیکن جارڈن نے ان کی ناپسندیدگی کی پرواہ نہیں کی اور انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے. اب واقعی شارلٹ کی چمکتی ہوئی آنکھیں امراہ کی آنکھوں میں تو اندھیرا کرتی رہی تھیں. وہ اس لیے کیونکہ اس کے سامنے ایک مثال موجود تھی جہاں پہ صرف محبت کو دیکھا گیا تھا اور خاندان کو نہیں، اور خاندان کی تمام روایتوں کے خلاف جا کر اس نے اپنا فیصلہ جا کر انہیں سنا دیا تھا. اور امراہ سوچنے لگی کہ تو یہ ہوتی ہے محبت، یعنی بنا کسی سوال اور جواب کے. ہاں ٹھیک ہے، محبت کا اندھا ہونا ضروری نہیں، لیکن محبت کا ہی اتنا بینا ہونا بھی ٹھیک نہیں کہ پہلے سوال نامے کو بھرو پھر آگے بڑھو. یعنی جمع تفریق کرو اور حاصل جمع نکالو اور پھر اقرار اور پھر انکار کرو اور یہ بھول جاؤ کہ محبت ہی تو سب سے پہلے ذات اور نسل کا فرق مٹاتی ہے، عرش اور فرش کا، تخت اور خاک کا، کم اور زیادہ کا. ارے محبت ہی تو سب برابر کر دیتی ہے، جس سے کل ہوتی ہے اور کل ہی رہ جاتی ہے، اور اگر ایسا نہ کرے تو وہ محبت نہیں رہتی. اور پھر یہ سب کچھ سوچتے اور سوال اور جواب نکالتے وہ رات بھی گزر گئی. اور اگلی رات ویرا اسے سائیکل پر بٹھا کر لے گئی اور وہ اسے آکسفورڈ روڈ کی طرف ہی لیے جا رہی تھی. اور اس نے اس سے پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اور اس نے کہا یونیورسٹی. اور ویرا کھڑی ہو کر سائیکل چلا رہی تھی اور امراہ مضبوطی سے سائیکل کو تھامے بیٹھی اس سے پوچھنے لگی اس وقت آدھی رات کو؟ اور وہ بس گر جانے کو ہی تھی کہ اتنی بار ویرا کی رولر کوسٹر پر بیٹھ جانے کے باوجود ہر بار اسے یہی لگتا کہ اس کا آخری سفر ہے اور اگلا سفر تو آخرت کی طرف ہوگا. ہاں کچھ ضروری کام ہے. ویرا نے اور تیزی سے سائیکل چلائی اور آکسفورڈ روڈ پر اس کی سائیکل رکی تو وہ حیران رہ گئی کیونکہ وہاں پہ کیا تھا اور ویرا اسے وہاں کیوں لے کر گئی تھی. کیا ہوگا یہ جانیں گے ہم آنے والی ایپیسوڈ میں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویرا اس وقت اسے وہاں پہ کیوں لے کے گئی اور وہاں پہ ایسا کیا تھا جس کو دیکھ کر امراہ حیران رہ گئی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج کے ایپیسوڈ میں آپ کی فیوریٹ لائن کون سی تھی؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.